सरकारी नौकरी करने वालों के लिए वेतन आयोग ऐसा मौका होता है जो उनकी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने की उम्मीद देता है। हर वेतन आयोग के साथ न सिर्फ सैलरी बढ़ती है बल्कि एक नई उम्मीद भी जन्म लेती है कि शायद इस बार ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। अब जब 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें सरकार की ओर टिक गई। हाल ही में NCJCM जो है, उनके जो सचिव साहब हैं, जो स्टाफ साइड के, उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग का जो बात है वो जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए था। उनका कहना था कि पिछली बार 7वें वेतन आयोग को जुलाई 2016 में लागू किया गया था, जबकि उसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से प्रभावी थी। ऐसे में इस बार भी उसी पैटर्न को दोहराया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सके। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आंदोलन करना होगा। प्रवीण सर, 8वें वेतन आयोग वाला मामला कहाँ अटक गया है? नहीं, मामला तो अटका ही हुआ है, जिसको लेके हम लोग भी चर्चा करते रहते हैं कि उसमें सरकार की तरफ से अभी सरकार का जो बयान आया था अभी मानसून सेशन में ही, उसमें ये साफ तौर पे कहा गया था कि एक बार जब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद इसके गठन का और बाकी सारी प्रक्रियाओं को शुरू किया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों में दरअसल एक बेचैनी है कि अब इतना वक्त गुजरने के बाद जनवरी में मुझे लगता है इसका ऐलान किया गया था, बजट से ठीक पहले ऐलान किया गया था, और जनवरी से लेकर अब 8 महीने पूरे बीत चुके हैं। एग्जैक्टली सर। तो 8 महीने में सरकार की तरफ से कोई ऐसा स्टेप कॉन्क्रीट उठता हुआ अभी यहाँ दिखाई नहीं दिया है, और यही बेचैनी अब कर्मचारी संगठनों में दिखाई दे रही है। और उसके फलस्वरूप अब ये लग रहा है, जैसा कि बयान आया, चिट्ठी भी एक आई है जी, कि 19 सितंबर से इसको लेके आंदोलन हो सकता है, जिसमें ये मांग होगी कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के मेंबर्स का, अध्यक्ष का, बाकी चीज़ों का, और उसका जो पूरा एक रूपरेखा है जिसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं, उसका भी ऐलान किया जाए। जी, 19 सितंबर और 9 नवंबर 2 तारीख है सर। कुछ कर्मचारी वर्ग के जो संगठन के अध्यक्ष हैं वो 9 नवंबर की तारीख रख रहे हैं, कुछ 19 सितंबर। तो यानी कहने का मतलब है कि अब लगता है आंदोलनों का जो दौर है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। और लेकिन सर, कहा जा रहा है कि सदस्यों और अध्यक्ष की जो नियुक्ति जो लंबित है वो एक अहम कारण बताया जा रहा है जिस वजह से अटकता हुआ मामला आ रहा है। दूसरी बात कही जा रही है कि अभी तक जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस वाला मामला है वो एकदम तैयार नहीं हुआ। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ये आ रहा है सर कि 8वें वेतन आयोग को लेकर बजट का प्रावधान तक नहीं किया गया है, तो लोगों में बहुत खलबली है। नहीं, बिल्कुल, सरकार का ये कहना है कि गजट नोटिफिकेशन निकालने के बाद इसमें हम चीज़ें तय करेंगे, लेकिन कुछ कुछ प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता था। सरकार किन चीज़ों का इंतजार कर रही है, असल में यहाँ ये भी स्पष्ट नहीं। सरकार की तरफ से पूरी तौर पर इस पर खामोशी नज़र आ रही है। हो सकता है GST के रिफॉर्म के बाद सरकार इस पर नज़र डाले। बाकी कुल मिला के बात यह है कि जो लाखों कर्मचारी हैं इस वक्त केंद्र सरकार के, वो जो है उनके अंदर एक बेचैनी है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि UPS को लेके जो जिस तरह से स्कीम का जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस रहा है या रिस्पॉन्स रहा है, उसको लेके वो भी एक वजह है। कर्मचारियों को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी एक कुछ खोखले वादे जैसी ही बात रह जाए और हाथ में हासिल कुछ ना हो। जी, चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। कल देखिए एक बहुत बड़ी अहम बैठक है, GST काउंसिल की मीटिंग है। प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल में ही कहा था कि देखिए दिवाली से पहले आपको बहुत बड़ा बोनांजा मिल सकता है, बड़ा तोहफा मिल सकता है। कहा जा रहा है कि GST रेट रैशनलाइजेशन की बात कही जा रही है, कई तरह के जो रेट्स हैं उनको कम किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच जो है समस्याएं भी जो है बहुत आती हुई दिख रही हैं। तमाम राज्य जो हैं जो कह रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा लॉस होगा। कहा जा रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए का लॉस हो सकता है। उसमें कुछ राज्यों के नाम आ रहे हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं जो कह रहे हैं कि इससे जो लॉस है वो 2 लाख करोड़ के आसपास का है। तो पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे सर। कल से 2 दिवसीय जो है अहम मीटिंग है, काफ़ी लंबे अरसे के बाद GST काउंसिल की मीटिंग भी हो रही है। बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, मिडिल क्लास की भी आस है। कहा जा रहा है कि क्या सामान सस्ता होगा, महंगा होगा। इसके अलावा कार सेल्स से भी जुड़ा हुआ मामला है सर। कहा जा रहा है कि कार पर भी जो GST की जो दर है 28% से घटकर 18% हो सकती है। कारें सस्ती हो सकती है। 6 लाख का गाड़ी जो कहा जा रहा है कि 60,000 70,000 रुपये सस्ता हो सकता है। तो तमाम मामले हैं सर, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा सर? नहीं, देखिए, महंगा सस्ते का तो खैर कल और परसों की जब 2 दिन की बैठक होगी उसमें बहुत सारी गहमा गहमी वाली मीटिंग रहने वाली है। मसला यहाँ सबसे बड़ा ये है कि राज्य क्या GST के जो सबसे बड़े रिफॉर्म को सरकार लाना चाहती है उसको पूरा होने देंगे। राज्यों की क्या मांग है? राज्य कह रहे हैं कि उनको 2 लाख करोड़ का जो रिफॉर्म सरकार करना चाहती है उससे उनको 2 लाख करोड़ रुपए का लॉस होगा। दूसरा राज्य चाहते हैं कि उनको अगले 5 साल तक कंपनसेशन दिया जाए। अब इसको लेके एक रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत चीज़ों को साफ करने की कोशिश SBI की रिपोर्ट है सर। हाँ, SBI की रिपोर्ट है जिसमें साफ करने की कोशिश की गई है कि क्या वाकई राज्यों को बड़ा लॉस है।
रिपोर्ट में ये कहा गया है कि राज्यों को लॉस नहीं होगा बल्कि उनको इससे फायदा होने वाला है। जी। फैक्टर क्या बताए गए हैं? फैक्टर ये बताए गए, एक तो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है राज्यों और केंद्र के बीच 50-50% के तौर पे। मेरे पास आंकड़ा है सर, एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि हर 100 रुपए जीएसटी में से राज्यों को लगभग 70 रुपए मिलते हैं। 2025-26 में राज्यों को जीएसटी से 10 लाख करोड़ और केंद्र को 4.1 लाख करोड़ की जो है वो हिस्सेदारी मिलेगी, यानी राज्यों की कुल कमाई लगभग 14.1 लाख करोड़ होगी। जीएसटी दर घटने पर भी उसमें मसला ये है कि जो वैसे तो 50-50% है, एक जो चीज़ समझाने के लिए है, 50-50% एसजीएसटी और आईजीएसटी है, सेंटर का है, सीजीएसटी है। इसमें जो केंद्र सरकार को 50% जीएसटी मिलता है, उसमें से 41% राज्यों को वापस दे दिया जाता है डिवोल्यूशन के तौर पे। ओके। तो जो अब 10 लाख करोड़ तो राज्यों को कमाई होने की बात है, प्लस 4.1 लाख करोड़ जो है वो केंद्र का डिवोल्यूशन के तौर पे उनको मिल सकता है। इसके साथ ही 52,000 माना ये जा रहा है कि जब ये रिफॉर्म होगा तो 52,000 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू आएगा जो कि राज्य और केंद्र के बीच बांटा जाएगा। जी। तो राज्य लॉस में नहीं रहेंगे, राज्य असल में इसमें गेन में आ जाएंगे। 5 से 6% का इसी रिपोर्ट में ये कहा गया 5 से 6% का इनिशियल लॉस होगा रेवेन्यू का, लेकिन उसके बाद ये लॉन्ग टर्म का 5-6% का इसमें नेट गेनर साबित होंगे, गेन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट है और राज्यों के जो लॉस को लेके बात है उसमें तस्वीर को थोड़ा साफ करते हुए दिखाई देती है। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।